डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द मेथड दैट परफॉर्म एज फॉलोस। भाई एक क्लास बनानी है और उसमें कुछ मेथड है परफॉर्म नाम का, उसको ओवरलोड करना है। ओवरलोड मतलब ये मेथड एक से ज़्यादा बार आएगा और अलग अलग काम इससे हम करवा रहे होंगे। पहली बार में जो काम करवा रहे हैं वो है कि भी डिस्प्ले करवा रहे हैं लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करवा रहे हैं, एक स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर, दो चीज़ें इसमें हम एज अ पैरामीटर लेंगे। और अगर भाई CHF होता है, ठीक है, कैरेक्टर F होता है, तो अब शुरू के 5 लेटर प्रिंट करवाएंगे। अगर L है तो आखिरी के 5 लेटर। ये हमें दूसरे वाले मेथड में करवाना है। तीसरे वाले में, तीसरा मतलब वही मेथड है, बस उसका पैरामीटर है वो अलग है। इस बार वो इंटीजर ले रहा है इनपुट में। और इससे करवाना क्या है काम, इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है फर्स्ट और लास्ट डिजिट का ऑफ अ नंबर। तो जैसे ये 4 5 3 2 6 है, तो हमें 4 × 6 करके प्रिंट करवाना है, मतलब इनका प्रोडक्ट। तो ये काम करवाना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो चलो इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैकेज को इंपोर्ट करके क्लास बना ली है और यहाँ पर अभी हम मेन मेथड नहीं बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जिसमें स्टेप ओवरलोड करके दिखाना है, तो मेन मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। अब जो हमें मेथड बनाना है वो है वॉइड परफॉर्म, जो क्या करेगा, एक एरे लेगा इनपुट में। तुम्हें दिख रहा है इंट एक्स, ये एक एरे है, तो इनपुट में एरे ले रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे हम इनपुट में लेंगे, मतलब किस तरीके से हम एरे को हैंडल करेंगे। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने बनाया वॉइड परफॉर्म इंट, एक ये एरे ले रहा है इनपुट में, तो इंट एक्स, और ये हो गया भाई, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। तो मैंने एक काम करा, मैंने एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना के एक्स का जो 0 एलिमेंट है उसी को इसमें डाल के बोल दिया कि यही मैक्सिमम है। अब देखो मानो, यहाँ ध्यान से देखो ज़रा, 1 2 3 5, इसमें मान लो 2 1 फिर 5 3 और यहाँ मानो 13 है, चलो, और यहाँ पर 8 है। ऐसे 0 1 2 3 4, ठीक है। ये एक्स नाम का एरे है। तो रैंडम है इसमें नंबर, कोई असेंडिंग ना डिसेंडिंग, कोई ऑर्डर में नहीं है, ये ऐसे ही रैंडमली इसमें भर रखे हैं। अब मैंने करा कि मैक्स में अगर मैंने एक्स का 0 डाला तो एक्स के 0 पे कौन है 2, तो इसमें कुछ ऐसा आ जाएगा, इसके मैक्स में आ जाएगा = 2 अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, मैक्स में जब हम एलिमेंट पहला भर रहे हैं तो उसके बाद हमने एक लूप लगाया। अब लूप लगा के हर एक इंडेक्स में जाऊँगा, तो इंट i = 0 i < x.length, ठीक है। उसके बाद i++, इसमें करूँगा क्या मैं, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग से एंड तक चल रहा हूँ एरे के, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर कर रहा हूँ लूप लगा के। अब जब लूप लगाएंगे तो उसके बाद उसके अंदर क्या करेंगे, तो उसके बाद एक कंडीशन लगा के चेक करूँगा कि इफ़ अगर x के i है जो, वो अगर मैक्स से बड़ा हो जाता है, मतलब x का जो i पोजीशन वाला एलिमेंट है अगर वो मैक्स से बड़ा हो जाता है, ठीक है, मैक्स में हमारा अभी फ़िलहाल के लिए पहला वाला एलिमेंट है, तो जैसे ही मैक्स से अगर बड़ा होगा तो मतलब मैक्स वाला छोटा हो गया। तो मुझे उस केस में क्या करना है, मुझे फिर मैक्स में उसकी वैल्यू डालनी है। तो मैं मैक्स में = करके एक्स का i डाल दूँगा। मैं भी तुम्हें चला के दिखाता हूँ, इसे समझाता हूँ काम कैसे कर रहा होगा। ये हो गया। उसके बाद इसी मैक्स में डालने के बाद हम यहाँ पर अपना फॉर लूप क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब समझते हैं काम कैसे हो रहा होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहली बार में यहाँ पर था मैक्स में 0, मतलब 0 इंडेक्स वाली वैल्यू जो कि थी 2, तो मैक्स में था 2। जब 2 था तो यहाँ पर चेक होगा कि क्या 2 > x के i, और x के i में कौन है 2 है, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही तो भाई लूप 0 से चलेगा। तो यहाँ 2 है तो 2 > 2, तो ये कंडीशन है फॉल्स, तो ये हमारा इफ़ नहीं चला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आगे बढ़ेंगे तो लूप हमारा आया 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे कौन है 1 है, तो x का i कौन हुआ, तो x का i हुआ 1, तो चेक होगा कि क्या 1 > है मैक्स से, मैक्स में है 2, तो 1 भी > नहीं है 2 से, तो ये कंडीशन फिर भी नहीं चलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले इंडेक्स पे जो है 2, तो 2 इंडेक्स पे कौन है 5, तो 5 है जब 2 इंडेक्स पे, तो तब चेक होगा कि क्या x के i वाला जो है 5 वो > है 2 से, तो हाँ वो 2 से बड़ा है, तो ये कंडीशन चल जाएगी। कंडीशन चलेगी तो मैक्स में x का i वाला आ जाएगा, मतलब x का i कौन है 5, तब मैक्स की वैल्यू हटेगी और 5 बन जाएगी। कहने का मतलब ये है जब भी > एलिमेंट मिलेगा, जो भी बड़ा वाला एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली मैक्स में घुस जाएगा। ये लॉजिक इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। इस पर एक और वीडियो मैंने बना रखी, वो भी देखना चाहते हो देख लेना। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है लॉजिक। उसके बाद जब ये काम हो गया, अब यहाँ पर फॉर लूप बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें उसके बाद इसको प्रिंट भी तो करना है। तो system.out.println क्या मैक्स को, जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसे प्रिंट करा, और उसके बाद ये हमारा जो मेथड है उसे बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा बनाता हूँ मेथड वॉइड परफॉर्म
ये क्या काम करेगा, ये दो, एक तो स्ट्रिंग लेगा स्ट्रिंग एस और एक कैरेक्टर कैर सी एच, ठीक है। उसके बाद इसमें करना क्या है भाई, अगर हमारा कैरेक्टर हो जाता है एफ़ तो शुरू के 5 स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर। अगर कैरेक्टर होता है मेरा एफ़ तो प्रिंट द फर्स्ट 5 कैरेक्टर, अगर एल है तो लास्ट 5 कैरेक्टर, ठीक है। देखते हैं, तो वॉइड परफॉर्म, उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाई मैंने, इफ़ अगर सी एच इक्वल टू है एफ़ के, ठीक है, तो क्या करना है, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन शुरू के 5 कैरेक्टर, तो शुरू के किस में से, एस नाम की स्ट्रिंग जो यहाँ पर आ रही है, तो एस डॉट सब स्ट्रिंग मेथड है, स्ट्रिंग का छोटा पार्ट प्रिंट करवाने में मदद करता है। मान लो स्ट्रिंग के अंदर है हेलो स्पेस वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है ना। होगा क्या, जब मैं एस डॉट सब स्ट्रिंग करूँगा तो मेरे को छोटा पार्ट प्रिंट करना है। मेरे को छोटा पार्ट कहाँ से प्रिंट करना है, बोला शुरू के 5 लेटर, तो शुरू के 5 लेटर अगर देखें तो शुरुआत इसकी कहाँ से होगी भाई, ये इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, स्पेस का 5, इसका 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसा है ना। स्ट्रिंग भी तो कैरी के फॉर्म में ही स्टोर होता है अंदर। तो भाई शुरू के जो 5 लेटर प्रिंट करना है उसके पहले वाले का इंडेक्स तो 0 से शुरू होगा, तो यहाँ होगा 0 से शुरू, 0 कॉमा चलेगा कहाँ तक, 5वां कहाँ है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा 5वां, तो 5वां ओ है, उसका है इंडेक्स 4। तो सब स्ट्रिंग में जब भी हम इंडेक्स देते हैं वो हम आखिरी वाले से एक ज़्यादा देते हैं इंडेक्स, तो 5 देंगे हम, या ऐसा समझ लो जो हम इंडेक्स देते हैं वो उससे ठीक पीछे वाले तक को ही उतने सब स्ट्रिंग को ही वो प्रिंट करता है। तो इस केस में हम 5 देंगे यहाँ पर, ताकि वो शुरू के 5 लेटर प्रिंट कर दे, और ये हुआ बंद। यहाँ पर समझ में आया। लेकिन अगर वो एल होता है तो उसके लिए एल्स इफ़ आएगी, एल्स इफ़ भाई अगर करेक्टर तुम्हारा है एल तो क्या करोगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस डॉट सब स्ट्रिंग। अब शुरुआत कहाँ से करें, देखो भाई अब यहाँ आओ, थोड़ा दिमाग लगाना, ज़रा ध्यान से देखना। मैं हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ पर पीछे के 5 कैरेक्टर तुम्हें दिख रहे हैं वर्ल्ड हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूँ, देखो एक चीज़ है, हम लेंथ निकाल सकते हैं ना स्ट्रिंग की। ये हेलो वर्ल्ड है जो इसकी लेंथ है 11, इसमें 11 कैरेक्टर हैं, 5 हेलो के 5 वर्ल्ड के और बीच में एक स्पेस, 11 हो गए। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे को मतलब ये पता चल जाए कि मेरे को देखो, मेरे को आखिरी के 5 कैरेक्टर अगर प्रिंट करने तो मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, 6th इंडेक्स से ना, ठीक है। अब इसके केस में तो 6th इंडेक्स है, 6th से लेके एंड तक, 6th 7th 8th 9th और 10th, ठीक है। अब इसमें ये तो चलो हेलो वर्ल्ड इसमें मुझे पता है 6th से करना है प्रिंट, ऐसी कोई और स्ट्रिंग आएगी उसका इंडेक्स कुछ और हो सकता है। सोचना, इसका इंडेक्स कुछ और हो सकता है ना। मान लो अभी ऐसी आ गई ICSC स्पेस बोर्ड BOARD, तो इसकी क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके आखिरी के 5 कैरेक्टर कौन से हैं, BOARD, तो बी का तो 5 इंडेक्स, तो ये तो भाई मुझे को कुछ ऐसा जर्नल फार्मूला बनाना पड़ेगा जो हर जगह काम आए। तो जैसे इसकी मैंने लेंथ देखी ऊपर वाले की, ये थी 11, अगर मैं इसकी लेंथ में से 5 माइनस करूँ तो आखिरी के 5 कैरेक्टर मुझे निकालने, मैंने इसमें से 5 माइनस करा, मेरे को क्या मिलता है 6। तो 6 क्या वही इंडेक्स है जिससे मुझे शुरुआत करनी प्रिंट करने की, हाँ वही है, उससे लेकर के आखिरी तक सारे प्रिंट करने हैं, ठीक है। अगर यही फार्मूला यहाँ लगा के देखूँ कि क्या काम कर रहा, तो इस ICSC बोर्ड की लेंथ कितनी है, इसकी है 10 में से अगर मैं 5 माइनस करूँ कितना आया 5, तो क्या यहाँ पर इसका इंडेक्स 5 है जहाँ से मुझे आखिरी तक सारे प्रिंट करने, हाँ 5 है, ठीक है। तो ये फार्मूला काम कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लेंथ निकालनी है सबसे पहले। तो एस डॉट सब स्ट्रिंग एस डॉट लेंथ आ गई, उसमें से मैंने तुम्हें क्या बोला, मुझे 5 माइनस करना है, मैंने 5 माइनस करा, ये हो गया फार्मूला और ये हुआ बंद और ये हो गया, बस बात खत्म। समझ में आया, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, बस बढ़िया। तो ये होने के बाद अब क्या करना है, उसके बाद ये हुआ हमारा एल्स इफ़ का काम। उसके बाद एक और चीज़ बंद होगी, फॉर लूप नहीं, हमारा बंद होगा मेथड। देखो एल्स इफ़ यहाँ खोला, यहाँ बंद हुआ, ऊपर वाला इफ़ यहाँ बंद हुआ, हाँ तो हमारा हुआ वॉइड परफॉर्म मेथड बंद, ठीक है। तो वो करने के बाद अब क्या काम है, अब तीसरा काम है हमें अपना जो नंबर है उसके आखिरी और शुरुआत के डिजिट का प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है।
उसका प्रिंट करना है, तो वॉइड परफॉर्म। अब उसके बाद इंटीजर n, एक इंटीजर इनपुट में ले रहे थे हम, उसमें जो का फंक्शन खोला मैंने। अब फंक्शन को ओपन करने के बाद काम इसमें सिर्फ दो करने हैं मेरे को। एक तो मेरे को कैसे भी करके आखिरी डिजिट चाहिए लास्ट, और एक फर्स्ट डिजिट f। तो क्वेश्चन पे ही चलते हैं और देखते हैं जरा उन्होंने इनपुट 4 5 3 2 6, ठीक है, इसी को लेके चलता हूँ। 4 5 3 2 6 मतलब मेरा फर्स्ट डिजिट में 4 आ जाए और लास्ट वाले में 6 आ जाए। तो पहले मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ इंट, एक तो लास्ट डिजिट के लिए l बना दिया। अच्छा एक चीज़ देखो यार, लास्ट डिजिट है, अगर मैं इसको, ये जो मेरा ये नंबर है, इसको मैं अगर 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तुम करके देख लेना, रिमाइंडर मेरा 6 बचेगा। हमेशा रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने पे आखिरी डिजिट दे देता है। तो यहाँ पर मैं अगर लास्ट डिजिट को निकालूँ तो मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड ना कर दूँ, मतलब इसका रिमाइंडर ना निकाल के रख लूँ, तो लास्ट डिजिट तो मेरे को वहीं पर मिल गया। अब आती है बात फर्स्ट डिजिट की, इंट f इक्वल टू, तो फर्स्ट डिजिट अभी मुझे नहीं पता क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने 0 रख लिया, इनिशियलाइज करके रख दिया। अब लूप लगाऊंगा फर्स्ट डिजिट को निकालने के लिए, उसका प्रॉपर एक तरीका है, वैसे नहीं निकलेगा, तो उसको मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे निकलेगा। तो लूप लगाया n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 के बराबर नहीं होता तब तक हम काम करते जाएंगे। काम क्या करेंगे वो देखो, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट डिजिट है f इक्वल टू मैंने करा n mod 10, ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। ये बहुत बार लॉजिक हम यूज़ करते हैं और इसको तुम समझ लेना ढंग से, क्योंकि जब भी तुम्हें डिजिट एक्सट्रैक्ट करने को बोला रहेगा ना, तो ये लॉजिक का तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका यूज़ तो होगा ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या करा मैंने, f इक्वल टू n mod 10, तो f और दूसरा क्या है मेरा, f है और एक है n। मैं समझाता हूँ हो क्या रहा होगा। पहली बार में n mod 10 हो रहा है f, तो n mod 10 मतलब n को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर, तो भाई f में आया 6 पहली बार में, n में क्या आया, n हो गया n डिवाइडेड बाय 10, तो n डिवाइडेड बाय 10 मतलब क्वोशंट, तो क्वोशंट कितना बचा, डिवाइड करोगे पहली बार इसको तो क्वोशंट तुम्हारा ये बचेगा 4532। तो इसको हटाओ, यहाँ पर क्वोशंट लिखता हूँ, क्वोशंट आया तुम्हारा 4532, ठीक है। फिर से लूप ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना, ऊपर गया, फिर से ये काम होगा, तो f क्या होगा फिर से n mod क्या है 10। अब n था 4532, तो जो नई वैल्यू आई इसको मॉड करके अब वो आएगी आखिरी वाला डिजिट 4532 का, जो क्या है 2। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, बारी बारी हर डिजिट पीछे से निकल रहा है, एक बार 6 निकला फिर 2 निकला, अगली बार क्या निकलेगा 3 निकलेगा, अगली बार 5 और अगली बार 4, ऐसे काम होगा, ठीक है। लेकिन जो n था उसमें भी तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पहले आया 4532, अगली बार आएगा 453, इसमें भी क्या होता है आखिरी डिजिट निकलता जा रहा है और बचा हुआ हिस्सा क्वेश्चन का हमारे में आ रहा है। तो लूप कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक n नॉट इक्वल टू 0 रहता है, मतलब जब तक n 0 नहीं होता है। तो आखिरी केस में मानता हूँ, आखिरी जो आइटरेशन है उस पर चलता हूँ, जब लास्ट केस में क्या हो रहा होगा, तो लास्ट केस में जो मेरा f है, तो आखिरी केस में f में आएगा 4 और n में आएगा क्या 0। कैसे, जब f होगा मेरा, मैं बता देता हूँ, n mod 10, ठीक है ना, तो n में मेरा होगा तुम्हारा ये होगा 4 mod 10, ठीक है, जब मेरे n में होगा 4, वो वाले केस की बात कर रहा हूँ, तो 4 को जब 10 से तुम डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर बचता है, यहाँ है 4। n के केस में क्या हो रहा होगा, n डिवाइडेड बाय 10, तो भाई n मतलब 4 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा तुम्हारा क्वेश्चन, तो उस केस में 0 आएगा n में, तब वो लूप वापस चेक करने जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो ये है क्या बोलते हैं f, उसमें क्या वैल्यू आई 4, और 4 क्या है उसका फर्स्ट डिजिट है ना, लास्ट वाला तो मैं पहले ही निकाल के बैठ गया l में। तो इसके बाद मुझे करना क्या है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है वाइल लूप के बाद, कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इसका प्रोडक्ट तो फर्स्ट इनटू लास्ट, बस ठीक है, हो गया काम, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा मेन क्लोज और ये क्लास क्लोज। राहुल वॉज आस्क्ड टू क्रिएट अ क्लास विद मेथड्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ही क्रिएटेड अ क्लास, ठीक है, उसने क्लास बनाई बाय गिविंग द सेम नेम टू ऑल द मेथड एज एरिया, ठीक है, नेम द एलिमेंट ऑफ जावा। अच्छा तो ठीक है भाई, 4 चीज़ें निकालनी है, ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया और इसमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। लेकिन इसमें चीज़ क्या है, ये 4 चीज़ें तो तुम निकालोगे, लेकिन जो क्वेश्चन में बोला है क्या है कि हुआ क्या, यहाँ पर एक जो लड़का था राहुल, उसने एक क्लास बनाई जिसमें उसने सेम नेम दिया मेथड को, और नाम था एरिया,
तो बोलता है कि क्या फ़ीचर हमने यूज़ किया यहाँ पर जावा का, नेम द एलिमेंट ऑफ जावा यूज्ड, और डिफ़ाइन करो क्लास को और वही करके दिखाओ जो उस लड़के ने करा, मतलब वो 4 मेथड वाला काम। लेकिन जो फ़ीचर है पहले वो बता देते। तो फ़ीचर का नाम अगर मैं बोलूँ तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म, मैनी फॉर्म। तो एक मेथड है वो हम उसकी मैनी फॉर्म देख रहे हैं, मतलब एक ही मेथड है एरिया नाम का, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन उसके अंदर कौन सी चीज़ है, ये है हमारी मेथड ओवरलोडिंग। मेथड को कर रहे हैं ओवरलोड, ठीक है ना। तो ये हमारा तो हो गया फीचर जो इसने पूछा है यहाँ पर, नेम द एलिमेंट ऑफ जावा यूज्ड। तो एलिमेंट ऑफ जावा यूज्ड ये तो है पॉलीमॉर्फिज्म, और ब्रैकेट में लिख देंगे मेथड ओवरलोडिंग। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, मतलब प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले अपनी जो क्लास है वो बना लेंगे। तो क्लास बना दी मैंने एक टेस्ट। अब इसके अंदर यहाँ पर बोला है देखो भाई क्लास के अंदर क्या करना है, राहुल वॉज आस्क्ड टू क्रिएट क्लास। अब इसके अंदर उसने 4 फंक्शन बनाए एरिया निकालने के लिए, ठीक है, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम का और रेक्टेंगल का। तो पहले मैं सबसे पहले ट्रायंगल के लिए बना देता हूँ। तो पहला बनाते हैं डबल एरिया। किसका एरिया निकालेंगे, यहाँ पे बोला है पहले तो ट्रायंगल का। तो हमें क्या चाहिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एक तो चाहिए बेस और एक चाहिए हाइट। तो यहाँ पर ले लेता हूँ भाई डबल बेस और डबल हाइट। डबल टाइप की क्यों ले रहा हूँ बेस और हाइट, क्योंकि पॉइंट में हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है वो, इसलिए एरिया का रिटर्न टाइप भी डबल है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने बेस और हाइट लिया तो उसके बाद करना क्या है, अब इसके अंदर ये जो मेरा फंक्शन है इसमें एक काम करूँगा, मैं कैलकुलेट करूँगा उसका एरिया और उसको रिटर्न कर दूँगा। तो कैसे करूँगा, रिटर्न, या रिटर्न करने के बजाय इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं इसको प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर डबल लिया है इसको डबल की बजाय वॉइड ले लेंगे, ठीक है ना, वॉइड एरिया। और इसके बाद इसको प्रिंट करता हूँ। तो एरिया निकलेगा सिस्टम डॉट प्रिंट ln एरिया ऑफ क्या चीज़ है, ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू प्लस, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाफ इंटू बेस, तो हाफ की जगह मैं 0.5 लिख सकता हूँ ना, इंटू बेस क्या है मेरा, मेरा बेस ही है, और हाइट क्या है, हाइट नाम के वेरिएबल में। ये हो गया मेरा इसका सॉल्यूशन, ये हुआ बंद और ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात याद रखना जो इम्पोर्टेंट है, अगर तुमने 0.5 की जगह, बड़े ध्यान से सुनना, गलती से 1/2 ले लिया ना तो आंसर तुम्हारा 0 में आएगा। क्यों, क्योंकि भाई 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो बनता तो 0.5 है, बट ये इंटीजर डिवीजन होता है, 0.5 को हटा देता है तो आता है 0। 0 से कुछ भी इंटू करोगे 0 बनेगा, इसलिए 0 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। चाहे चला के देख लो 0 आएगा, तो मत करना ये गलती। तो कोई और तरीका है इसको करने का, बिल्कुल है। तुम 1/2 की जगह यहाँ पर 1.0/2 ले लोगे, तब इंटीजर डिवीजन नहीं होगा, तब जो आंसर रहेगा 0.5 वो वैसा का वैसा रहेगा। ये तुम कर सकते हो। और लेकिन इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते तो 0.5 ले लो, झंझट ही ख़त्म, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बना एरिया अभी मेरा ट्रायंगल के लिए, लेकिन अगला बनेगा वॉइड किसके लिए, अगला है मेरा यहाँ पर अब बोला है स्क्वायर। तो वॉइड एरिया स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए सिर्फ साइड, तो मैं अंदर ले लूँगा डबल साइड, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टम डॉट प्रिंट ln एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस साइड इंटू साइड, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड करके निकल गया हमारा एरिया स्क्वायर का। अब उसके बाद तीसरा क्या है, वॉइड एरिया। इसमें बोला है ट्रेपेजियम का, तो वेरिएबल है क्या है, एक है ए, एक है बी और एक है हाइट, है ना, ट्रेपेजियम के केस में। तो वॉइड एरिया डबल, एक तो ए ले लूँगा, डबल बी ले लूँगा और डबल हाइट डबल एच। ये तीनों इनपुट में मिलेगा हमें क्योंकि तीनों वेरिएबल है ना।
तो उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एरिया ऑफ ट्रपेजियम इक्वल टू प्लस फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू एच, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हाफ की जगह क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू एच ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो भाई ब्रैकेट में कर लेंगे ए प्लस बी, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ बंद हमारा प्रिंट ln का, यहाँ पर इंटू भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया हमारे। अब आखिरी एक बचता है वॉइड, कौन है भाई, रेक्टेंगल। तो वॉइड एरिया, अब रेक्टेंगल में चाहिए होती है लेंथ और ब्रेथ, तो मैंने ले लिया इंट एल कॉमा इंट बी। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आप यहाँ इंट क्यों ले रहे हो, भाई लेंथ और ब्रेथ भी तो पॉइंट में हो सकती है, आपने डबल क्यों नहीं लिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मन में आना चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब सुनो इसका आंसर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल एल और डबल बी ले लूँ तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 पैरामीटर हैं, दोनों डबल हैं, तो जावा कंफ्यूज हो जाएगा जब हम एरिया वाले मेथड को कॉल करेंगे कि हम कौन से वाले को कॉल करना चाह रहे हैं। मान लो मैं कॉल करता हूँ रेक्टेंगल के लिए और मैंने यहाँ पर डबल एल और डबल बी लिया है, तो ये और ये एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, दोनों के पैरामीटर 2 हैं, दोनों का पैरामीटर का टाइप डबल है, फंक्शन का नाम तो वैसे ही सेम है। तो इसलिए जब वो कॉल करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि भी मतलब कॉल कर ही नहीं पाएगा वो, तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो इसलिए वो एरर ना आए तो हम यहाँ पर, अगर हमने यहाँ ऊपर डबल लिया है तो हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को इंटीजर टाइप कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका ध्यान रखना। क्योंकि पेपर में अगर ये भी डबल ले लोगे तो ये तो तुमने गलत कर दिया ना, फिर तो कुछ ना कुछ तो कटेगा मार्क्स, ठीक है ना, थोड़े बहुत भले ही, तो इसलिए गलती मत करना। तो यहाँ पर जब मैंने ये बनाया फंक्शन, क्योंकि वो तुम्हारे यही तो चेक करना चाह रहे हैं ना तुम्हें मेथड ओवरलोडिंग आती है नहीं आती, ठीक है। अब अगर तुम मेथड ओवरलोडिंग में यही गलती कर दोगे कि ऐसा फंक्शन बना के बैठ गए, ऐसा मेथड जो बिल्कुल सेम हो गया, तो वही तो देखना चाह रहे हो, वहीं पे फंस गए, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ ले लिया मैंने, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एरिया ऑफ, ये हमारा रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी, और ये हो गया बंद, ठीक है। अब ये उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा हुआ फंक्शन बन गए। उसके बाद एक हमारी जो क्लास है वो भी यहाँ क्लोज़ हो जाएगी एंड में, तो यहाँ पर क्लास को क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपनी क्लास भी क्लोज़ कर देना, ठीक है ना, एक और कर्ली ब्रैकेट आएगा नीचे। इतना करने के बाद अब हमारा जो ये प्रोग्राम है ये पूरा हो चुका है, ठीक है ना, इसमें और कुछ नहीं करना। देखो अब यहाँ पर ये मत सोचना कि हमने यहाँ पर मेन मेथड नहीं बनाया, क्योंकि हमें वो बनाना भी नहीं है। यहाँ बोला है बस डिफाइन करो क्लास को जिसमें 4 मेथड हो सेम नेम के, और जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है वो करके दिखाना है, तो इतना ही करना है। यहाँ पर कोई कॉल वगैरह नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने बोला भी नहीं है कि हम इनपुट देंगे, इनपुट लेना है, तो वो तो सब है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, तुम्हें बस इतना बना के दिखाना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। बोला कि एक मेथड को ओवरलोड करो, तो पहला काम तो जो ओवरलोड करके करवाना है हमसे वो क्या है कि भाई हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है 1 to 1 to 1 वाला। दूसरा क्या है कि हमें क्वोशिएंट ऑफ द डिवीजन ऑफ m एंड n ये कुछ करना है। और तीसरा हमें बोला है कि भाई प्रिंट द वैल्यू ऑफ z, जहाँ पर तुम्हें बता रखा कि z कैसे निकलेगा। इधर इसके सोल्यूशन पे आता हूँ। क्लास बना लेंगे हम, अपन मेन मेथड नहीं बनाएंगे। ये जो ओवरलोड वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें डायरेक्ट अपने जो हमें मेथड दे रखे हैं उनको हमें बॉडी बना के दिखाना होता है कि किस तरीके से वो काम कर रहा होगा। तो सीधा पहला वाला जो हमारा मेथड है वॉइड डिस्प्ले, उसको बनाया, ठीक है। यहाँ पर स्कैनर की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ इनपुट नहीं लेना कुछ भी, ठीक है। बोला है टू प्रिंट द फॉलोइंग, ये वाला जो हमें ये किस तरीके से इसका लॉजिक बनेगा। हमें जो दिख रहा है क्या है भाई, 3 लाइन है, पहली ये है, दूसरी है, तीसरी है। तो एक तो लूप हमारा लगेगा फॉर लूप, वो जो कहाँ से चलेगा 0 से लेकर के <3, i 0 से लेकर के <3, 3 बार चल जाएगा ना 0 1 2। तो ये तो काम करेगा बाहर वाला लूप तीनों लाइन में आने का, पहली दूसरी तीसरी। उसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 चीज़ें प्रिंट करनी है, तो इसके अंदर एक और लूप लगाऊंगा जो 5 बार चलना चाहिए। कैसे होगा यहाँ देख लेते हैं। तो पहला फॉर लूप लगाया, फॉर इंट i = 0, i <3 और i++।
ये हो गया बाहर वाला लूप। तो जो बाहर वाला लूप है i = 0 i <3, ये तो भाई बारी बारी हर एक लाइन में आएगा, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे। उसमें आने के बाद हमें ये जो 1 2 1 2 1 है इनको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर देखो ये 1 है 1, 2 है 2, ये हो गया 1 3, ये हो गया 2 4 और ये हो गया 1 5। मतलब हमें 5 चीज़ें प्रिंट करनी है, ऐसा समझो। तो अंदर वाला लूप है जो अंदर वाला वो 5 बार चलेगा। तो फॉर इंट j = 0 5 बार, तो मतलब j <5, j ++ 0 से लेके <5 मतलब 5 बार चल रहा है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब आते हैं प्रिंट क्या करना है। अभी तो ये हमने देखा कि भाई कितनी बार चलाएंगे। अब चलाने के बाद करना क्या है, पहले 1 प्रिंट करना है, फिर 2, फिर 1 2 1। तो अब ये कैसे करें। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ देखो, अगर जैसे मैंने लिखा है 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 और 1 2 1 2 1, जो ये 1 है, ये जो मतलब जब मेरा लूप पहली बार चल रहा होगा तब जे की वैल्यू क्या हो रही होगी, इस 1 के लिए जे की वैल्यू 0 हो रही होगी, इसके लिए जे की वैल्यू 1, इसके लिए जे की वैल्यू 2, इसके लिए जे की वैल्यू 3, यहाँ जे की वैल्यू 4। एक चीज़ नोटिस करी, जब जब मेरे को 1 प्रिंट करना है तब तक मेरा जे की वैल्यू इवन होनी चाहिए। ठीक है, जब 0 है तो 1 प्रिंट होगा, जब 2 है 1 प्रिंट होगा, जब 4 है तो 1 प्रिंट होगा। जब जब मेरा जे इवन है तभी 1 प्रिंट करूँगा, जब जब ऑड है तब 2 प्रिंट करूँगा। तो हमने एक पैटर्न पकड़ लिया कि भाई अगर मेरा जे इवन होता है तो मेरे को 1 प्रिंट करना है। अब जे इवन होता है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सीधा कंडीशन लगाएंगे ना, कोई नंबर इवन होता है तो 2 से डिवाइड होकर 0 देता है। तो मैंने लिख दिया कि भाई अगर इफ़ जे को अगर मैं मॉड करता हूँ 2 से, मॉड मतलब डिवाइड करूँगा, ये मेरे को रिमाइंडर देता है। तो 2 से अगर जे डिवाइड हो रहा है और अगर वो इवन है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर जे को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 से मैच हो गया तो भाई मतलब रिमाइंडर 0 से मैच तभी होगा जब वो इवन होगा, और जब वो इवन होगा तो मतलब मुझे 1 प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ प्रिंट कर दूँगा .println क्या 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो 1 प्रिंट कर दूँगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो भैया एल्स आ जाएगा। ऐसा तभी नहीं होगा जब वो क्या होगा, ऑड होगा, और ऑड होगा तो फिर क्या प्रिंट करूँगा, तो हमें पता है, तब कर देंगे 2 प्रिंट। ठीक है, ये हो गया, आ रही बात समझ में। और ये हो गया फॉर का काम पूरा, ये हुआ अंदर वाला फॉर बंद। अब अंदर वाला फॉर बंद हुआ, लेकिन जब एक लाइन हम प्रिंट कर देंगे जैसे 1 2 1 2 1 प्रिंट हुई, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आना है। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए एंटर मारेंगे, तो एंटर मारने के लिए खाली system.out.println लिख के छोड़ देते हैं, और ये हुआ बाहर वाला फॉर बंद, ये वाला बंद कर दिया। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि जो ICSE ने सोल्यूशन दिया था वहाँ पर उन्होंने लॉजिक अलग लगाया था, वहाँ जे mod 2 अगर 0 के बराबर होता तो उन्होंने 2 प्रिंट करा होगा, अगर तुमने उनका सोल्यूशन देखा होगा। तो भाई उसका कारण ये है, उन्होंने लूप ना 1 से शुरू करा है, वो भी देख लेना। तो अगर तुम उनके हिसाब से चलोगे तो जब तुम्हारा जे की वैल्यू 1 के लिए 1 हो रही होगी, मतलब जब भी उसकी वैल्यू ऑड हो रही है जे की, तो तब वहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है, वो 1 पे ऑड आ रही है मतलब वैल्यू। ठीक है, पर क्योंकि मैंने लूप 0 से शुरू करा है तो मेरी जो ये तुम्हारी ऑड वैल्यू है वो 2 में आएगी, मतलब जब भी हमारा ऑड होगा तो वहाँ पर 2 तुम्हें दिखेगा प्रिंट होता हुआ। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ हो गई, तुम्हारा पहला फंक्शन जो था उसको हमने निपटा दिया यहाँ तक। अब आते हैं दूसरे पे। अगर पुराना वाला जो मेथड था उसको भी हम बंद कर देंगे। ठीक है ना, उसकी बॉडी यहाँ क्लोज होगी, उसका काम हो गया है। अब ये वाला जो है इसको यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो बोलता है कि अब टू प्रिंट द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ m एंड n। तो ठीक है, फिर से हम बना लेते हैं अपना वॉइड डिस्प्ले। अब पहले वाले में तो अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं था, अब यहाँ पर 2 दिख रहे हैं हमें, इंट n और इंट m। इंट n और इंट m 2 वैल्यू आएंगी मतलब इसमें। ठीक है, जो भी है। अब बोला गया है टू प्रिंट द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ m एंड n। m और n का जो डिवीजन हो रहा होगा उसका जो क्वोशंट होता है, तो ये वाला ऑपरेटर हमें क्वोशंट देता है। ठीक है ना, डिवाइड वाला। तो m और n को जब डिवाइड करेंगे जो हमें क्वोशंट है उसे प्रिंट करना है। इफ़ m इज़ ग्रेटर, अगर m ग्रेटर देन है n से, एल्स वरना क्या करना है, अदरवाइज प्रिंट द सम ऑफ ट्वाइस n थ्राइस m। ट्वाइस n और थ्राइस m, इनका सम, मतलब या तो ये प्रिंट करो फिर अगर वो ग्रेटर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा हम कंडीशन ही लगा देंगे, क्योंकि देखो हमें n और m को लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर से हमारे पे वैल्यू आएगी, जो भी मतलब इसको कॉल करेगा इस फंक्शन को उसको ये वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही, ये 2 से ही हमें काम करना है।
तो कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ इन्होंने बोला अगर m इज़ ग्रेटर देन n, अगर भैया m ग्रेटर देन n होता है तो हमें क्या करना है, टू प्रिंट द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ m एंड n। तो हमें प्रिंट करना है क्वेश्चन, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln m और n का जो क्वेश्चन होगा वो, तो मतलब ये प्रिंट करना है अगर m ग्रेटर देन n होता है। अदरवाइज वरना, तो एल्स आ जाएगा, एल्स वरना क्या करो, प्रिंट द सम ऑफ ट्वाइस n एंड थ्राइस m। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द सम ऑफ ट्वाइस n 2 इंटू n और थ्राइस m 3 इंटू m, ठीक है, उनका सम कर दो प्रिंट। तो कर देते हैं भाई 2 इंटू n प्लस 3 इंटू m, ये हो गया थ्राइस m, ये हो गया ट्वाइस n और ये हो गया इनका सम, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट में दिखाना है, तो ये हमने कर दिया और यहाँ पर हमारा फंक्शन भी, मेथड है जो वो भी क्लोज हो जाएगा। तो जो सेकंड वाले का आंसर है वो इतना है, सेकंड वाला जो तुम्हारा फंक्शन है, और पहले वाले का था वो ये वाला था, ठीक है। ये दो तो हमने निपटा दिए अभी, ठीक है। अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा वाला तुम्हारा बोला गया है डबल डिस्प्ले। अब यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं इसमें, डबल डिस्प्ले है, जो बोला टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ z। तो भाई z है उसको प्रिंट करना है, ठीक है ना, z को, जहाँ पर z बताया गया क्या है, p इंटू क्यू है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम कि जो हमें यहाँ पर वेरिएबल दे रखे, क्या क्या दे रखे हैं, a b और c, जो हमें मतलब मेथड में अपने आप जो भी कॉल करेगा वो देगा इनकी वैल्यू। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें जो हमें काम करना है, तो वहाँ पर हमें 3 वेरिएबल और दिख रहे हैं। कौन से, z हो गया, p हो गया और q हो गया। ये 3 वेरिएबल हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी ए बी सी तो है, ये 3 नहीं है, तो इनको बना देता हूँ भाई डबल टाइप के। अब बोला कि z की वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन z की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी। यहाँ z क्या है, z है p इंटू क्यू, ठीक है ना। अब z p इंटू क्यू है, तो p और q की वैल्यू भी तो पहले निकालनी पड़ेगी, तब z को निकालूंगा। तो p और q की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने यहाँ बता रखा है p क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई c, ठीक है। तो भाई p है a प्लस बी, अब डिवाइडेड बाय सी को यहाँ करेंगे तो ऐसे रखेंगे इसको एक ब्रैकेट में कि पूरा a प्लस बी को डिवाइड कर दो c से। तो पहले a प्लस बी को ऐड करके जो भी आएगा उसको डिवाइड करेगा वो c से। तो इस तरीके से बनेगा जावा में उसका एक्सप्रेशन। p का तो जुगाड़ हो गया। अब q पे आते हैं, तो q क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो भाई ये तो सीधा आराम से हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, q का भी हो गया। अब z क्या है, p इंटू क्यू, z अब निकल जाएगा आराम से, क्योंकि p की वैल्यू ऊपर आ रही, q की वैल्यू भी आ रही, और z क्या है, p इंटू क्यू, तो वो तो हम आराम से कर लेंगे, z इक्वल टू p इंटू क्यू, ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ z। तो अब तो प्रिंट हो जाएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये हो गया z प्रिंट, तो और ये हो गया बंद, ठीक है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना मत, इसमें होता कुछ नहीं, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए ओवरलोडिंग क्या होती है। बाकी लॉजिक तो इनके ऐसे बहुत आसान ही रहते हैं, जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि कुछ नहीं है, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ के समझ लिया, वो दिखने में कॉम्प्लेक्स लगा कि ये पता नहीं क्या जो हो रहा है, पर कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा, ठीक है। अब ये हमारा जब मेथड हुआ, मेथड का काम, तो उसके बाद हमारी जो क्लास है उसे भी क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास भी हमने ओपन करी थी, तो भाई वो भी यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी। तो ये है हमारा इसका सल्यूशन, ठीक है। तुम कमेंट डाल सकते हो, डाल देना इसमें कमेंट हर एक, उसके लिए जो हर एक तुम्हारा ये मेथड है ना, इसमें एक एक कमेंट इनके लिए डाल सकते हो अपने आप। और यहाँ पर देख लो इस तरीके से इसका सोल्यूशन बनेगा।